हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग 300 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित है, झारखंड जीके पर आधारित है और एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है कि जंगल महाल विद्रोह निम्न में से किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि किस विद्रोह को जंगल महाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा चुआड़ विद्रोह। ठीक है, चुआड़ विद्रोह को जंगल महाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है खैरवार आंदोलन कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में क्या हुआ था, भगीरथ मांझी ने खैरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन्हीं के नेतृत्व में, भगीरथ मांझी के नेतृत्व में ही जो है ये खैरवार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। एक अन्य क्वेश्चन है कि खैरवार आंदोलन के दौरान भगीरथ मांझी ने खुद को कहाँ का राजा घोषित कर दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौसी गांव। भगीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में जो खैरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था, इस दौरान उन्होंने स्वयं को बौसी गांव का राजा घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इसका उत्तर है जतरा भगत। जतरा भगत जो है इन्हें जो है ताना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता माना जाता है। 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। एक अन्य क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नारायण। गंगा नारायण के नेतृत्व में ही भूमिज विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो इसीलिए इसका उत्तर है गंगा नारायण। अगला क्वेश्चन है किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी। इसका उत्तर हो जाएगा भूमिज विद्रोह। 1832 से 33 ईस्वी में जो भूमिज विद्रोह हुआ था, इसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण की संज्ञा दी क्योंकि इसका नेतृत्व जो है ये गंगा नारायण द्वारा किया गया था। एक अन्य क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह हुआ कब था। ठीक है, कब हुआ था ये भूमिज विद्रोह, ये क्वेश्चन। इसका उत्तर हो जाएगा 1832 से 33 ईस्वी। 1832 से 33 ईस्वी में ये भूमिज विद्रोह संपन्न हुआ था, प्रारंभ हुआ था 1832 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ये समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह कब हुआ था। तो घटवाल विद्रोह हुआ था 1772 से 73 ईस्वी में, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1772 से 73 ईस्वी। और इसका विद्रोह का केंद्र कहाँ था, विद्रोह का केंद्र था रामगढ़। तो अगला जो क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामगढ़। अब एक अन्य क्वेश्चन आ जाता है कि 1855 के संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन थे। ठीक है, तो 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता था सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। एक अन्य क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था, ये था ढाल विद्रोह, जो कि ढालभूमि क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेजों ने जब सर्वप्रथम ढालभूमि क्षेत्र से झारखंड में प्रवेश किया था, तो उस समय यहाँ के जो राजा थे, इन्हीं के द्वारा इनका विरोध किया गया था और इसी के फलस्वरूप ये ढाल विद्रोह जो है ये प्रारंभ हुआ था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था, तो ढाल विद्रोह इसका उत्तर हो जाएगा। ढाल विद्रोह हुआ कब था, तो 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1777 ईस्वी तक चला था, यानी कि 10 वर्षों तक ये ढाल विद्रोह चला था। कहा जा रहा है कि 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो अभी हमने बताया कि 1767 ईस्वी में जो अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह प्रारंभ हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता ढालभूमि के राजा थे, जिनका नाम था राजा जगन्नाथ ढाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा जगन्नाथ ढाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। रघुनाथ महतो, दुर्जन सिंह, जगन्नाथ पातर, इनका संबंध किस विद्रोह से है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चुआड़ विद्रोह। इन तीनों का संबंध जो है ये चुआड़ विद्रोह से है। एक अन्य क्वेश्चन आता है कि अपना गाँव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किन्होंने दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा रघुनाथ महतो ने दिया था। ठीक है, और इसका कब दिया गया था ये नारा, तो इसका उत्तर है 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में रघुनाथ महतो ने नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अब एक क्वेश्चन आता है कि किस चेरो शासक के नेतृत्व में 1770 से 71 ईस्वी में पलामू में चेरो विद्रोह हुआ। तो 1770 से 71 ईस्वी में राजा चित्रजीत राय जो है ये पलामू के चेरो वंश के शासक थे और इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कहा जा रहा है कि 1771 ईस्वी में चेरो विद्रोह के बाद पलामू का राजा किन्हें घोषित किया गया। तो इसका उत्तर है गोपाल राय। गोपाल राय को जो है
1771 ईस्वी में चेरो विद्रोह का जब दमन कर दिया अंग्रेजों ने, तो उसके बाद इन्होंने गोपाल राय को वहाँ का राजा बनाया, पलामू का राजा बनाया। अगला क्वेश्चन आता है कि भोक्ता विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो भोक्ता विद्रोह हुआ था वर्ष 1771 ईस्वी में। ये चेरो विद्रोह के साथ साथ संपन्न हुआ था, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1771 ईस्वी। और इसका नेतृत्व किन्होंने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था पलामू के जो चेरो राजा थे, राजा चित्रजीत राय। इनके दीवान थे जयनाथ सिंह भोक्ता, इन्हीं के द्वारा भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 1781 से 82 ईस्वी में हुए पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, तो इसका उत्तर है रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में 1781 से 82 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह हुआ था, तो इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा यह है रानी सर्वेश्वरी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि तमाड़ विद्रोह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ था। एक और क्वेश्चन है कि कौन सा जनजातीय विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और बड़ा विद्रोह रहा। ठीक है, तो इसका उत्तर है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है ऐसा जनजातीय विद्रोह था जो अंग्रेजों के विरुद्ध, झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और बड़ा जनजातीय विद्रोह रहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा तमाड़ विद्रोह। अब एक क्वेश्चन है कि तिलका मांझी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था भागलपुर में, तिलकपुर नाम का एक जगह है, वहाँ पर ये पड़ता है बिहार में, तो इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि झारखंड का कौन सा विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह था। ठीक है, तो कोल विद्रोह को जो है, झारखंड का कोल विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित जनजातीय विद्रोह माना जाता है। तो जब क्वेश्चन आए कि सबसे पहला संगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो इसका उत्तर होगा कोल विद्रोह। तो आपको ध्यान रखना है, कहा जा रहा है कि कोल विद्रोह हुआ कब था, तो इसका उत्तर है 1831 से 32 ईस्वी में। 1831 से 32 ईस्वी में जो है ये कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। एक अन्य क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का असर नहीं के बराबर हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग के क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में झारखंड के कोल विद्रोह का असर देखने को मिला। बस हजारीबाग का जो एरिया था, इसी में इस विद्रोह का असर जो है वो लगभग नगण्य रहा, नहीं के बराबर रहा। एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य के गठन के समय राज्य में कुल कितने जिले थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 जिले। ठीक है, बाद में 6 जिलों का निर्माण जो है ये बाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। राज्य में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है, तो झारखंड में जिला परिषद की कुल संख्या जो है ये 24 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3400 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई। राज्य के किस परिमंडल में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में जो है सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, तो राज्य के किस परिमंडल में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका उत्तर है उत्तरी छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धनबाद। धनबाद का जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये धनबाद है, और इसका जो जनसंख्या घनत्व है धनबाद का ये है 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक अन्य क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है धनबाद है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये है सिमडेगा, और इसमें जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 159 व्यक्ति हैं। वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, जिसका लिंगानुपात है 1005, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर जो है 1005 महिलाएं हैं। कहा जा रहा है वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो एक बार फिर से धनबाद जो है यहाँ पर टॉप में है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये धनबाद है, जिसमें प्रति 1000 पुरुष पर 909 महिलाएं हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा रांची। रांची की जो कुल जनसंख्या है वर्ष 2011 की जनगणना की अगर हम लोग बात करें, तो रांची की कुल जनसंख्या कितना रिकॉर्ड की गई है, तो 29,14,253 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहरदगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है, माफ़ कीजिएगा, ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है
ये होगा लोहरदगा, जिसका जनसंख्या रहा है 4,61,790। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के दृष्टिकोण से झारखंड का राज्य में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो लिंगानुपात के दृष्टिकोण से जो है झारखंड का पूरे देश भर में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17वां स्थान। एक अन्य क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल लिंगानुपात जो है ये क्या रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टोटल एवरेज जो लिंगानुपात रहा है ये रहा है 949। तो इसका उत्तर है 949, 949। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। साक्षरता दर की दृष्टि से झारखंड का देश में क्या स्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा 32वां। झारखंड का जो है पूरे देश भर में 32वां स्थान रहा है साक्षरता के दृष्टिकोण से। लिटरेसी रेट की अगर हम लोग बात करें तो 32वां स्थान रहा है झारखंड। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो राज्य की जो साक्षरता दर है ये है 66.41%। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है रांची, जिसका साक्षरता दर है 76.06%। और पूर्व साक्षरता दर झारखंड राज्य में क्या है? तो इसका उत्तर है 76.84%। राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है अगर पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 55.42%। आगे क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है रांची, जिसका साक्षरता दर है 67.44%। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है पाकुड़, जिसका साक्षरता दर है 40.52%। क्वेश्चन नंबर 45। झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत आबादी जो है वो नगरीय क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24%। राज्य का टोटल 24% आबादी जो है ये नगरीय क्षेत्र में निवास करती है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 76%। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का 76% जो है ये निवास करता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। इसमें सर्वाधिक जिले भी हैं और ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल भी है। क्वेश्चन नंबर 48 आता है वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पलामू। पलामू में टोटल जो है 3 जिले आते हैं, पलामू, लातेहार और गढ़वा, और ये जो है सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल भी है। अगला क्वेश्चन है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड राज्य का उल्लेख किस नाम से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुंड्र अथवा पुंड प्रदेश। एक अन्य क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में झारखंड का उल्लेख पुंडरिक देश के नाम से किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिग्विजय पर्व। आपको पता होगा कि महाभारत में जो है झारखंड का उल्लेख देखने को मिलता है, पुंडरिक प्रदेश के नाम से इसका उल्लेख किया गया है महाभारत में। तो इसका उल्लेख जो है ये किस पर्व में देखने को मिलता है? तो ये है दिग्विजय पर्व। क्वेश्चन नंबर 51 है आईने अकबरी में झारखंड प्रदेश का नाम किस नाम से उल्लेखित है? तो इसका उत्तर है कोकरा। कोकरा नाम से जो है आईने अकबरी में झारखंड का नाम उल्लेखित है। ठीक है, मुगल काल में इस एरिया को जो है कोकरा के नाम से ही जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 52 आता है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो झारखंड का जो सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख है ये है ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसका उत्तर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। प्रश्न है कि झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण जो है ये कौन सी सदी के ताम्रपत्र में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का जो है सबसे पहला प्रमाण मिलता है देखने को। क्वेश्चन नंबर 54 है 1824 ईस्वी में किनके सर्वेक्षण के आधार पर दामिनी कोह की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन टैनर। कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर ही दामिनी कोह की स्थापना की गई थी, तो इसीलिए इसका उत्तर जो है यह है कैप्टन टैनर। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरीखंड। प्राचीन काल में जो संथाल परगना क्षेत्र का जो नाम था वो था नरीखंड। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि काकजोल नाम से किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो संथाल परगना क्षेत्र को जो है ये काकजोल नाम से भी संबोधित किया हुआ मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संथाल परगना।
एक अन्य क्वेश्चन आता है कि किस चीनी यात्री के द्वारा राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने कोह शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, सबसे पहले किस चीनी यात्री के द्वारा राजमहल के क्षेत्र के लिए दामिने कोह शब्द का प्रयोग किया गया है, यह है क्वेश्चन। इसका उत्तर है वेनसांग। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो राजमहल के क्षेत्र में आया था और इनके द्वारा इस क्षेत्र को दामिने कोह के नाम से जो है पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हजारीबाग के दूध पानी से कौन सी शताब्दी का अभिलेख जो है ये प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं शताब्दी का। हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं सदी का जो अभिलेख है ये प्राप्त हुआ है। एक अन्य क्वेश्चन है कि किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पलामू किला। एक अन्य क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुक्कुट प्रदेश। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट प्रदेश के नाम से संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि झारखंड के किस क्षेत्र में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त होने का जो प्रमाण है ये मिलता है, इसका उत्तर है सिंहभूम। सिंहभूम क्षेत्र में, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में जो है रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 62 आता है कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड को अटावी नाम से पुकारा गया है, तो 13वीं शिलालेख में। ठीक है, सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है इस क्षेत्र को अटावी के नाम से जाना जाता था और इनके 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख भी किया गया है, तो इसका उत्तर जो है यह है 13वां शिलालेख। झारखंड के भूगोल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि झारखंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पारसनाथ की ऊंचाई क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1365 मीटर। ठीक है, झारखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत है, झारखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जो पहाड़ है, यह है पारसनाथ का पहाड़ और इसकी कुल ऊंचाई जो है यह है 1365 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि पारसनाथ झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरिडीह। पारसनाथ पहाड़ जो है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये गिरिडीह जिले में स्थित है। एक अन्य क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर है पारसनाथ। पारसनाथ जो है ये जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है, तो इसीलिए इसका जो उत्तर है यह है पारसनाथ। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 आता है कि सूर्यकुंड किस जिले में स्थित है, तो इसके उत्तर जो है ये हो जाएगा हजारीबाग जिले में। एक अन्य क्वेश्चन है कि इस स्थान पर भगवान बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकुंड हजारीबाग। सूर्यकुंड हजारीबाग में जो है भगवान बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, तो इसलिए इसका उत्तर है सूर्यकुंड हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 68 आता है कि झारखंड राज्य में वनों का कुल क्षेत्रफल जो है ये कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो झारखंड में कुल वनों का जो क्षेत्रफल है, झारखंड राज्य में वनों का जो कुल क्षेत्रफल ये है 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 69 आता है राज्य का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेतरहाट पठार। झारखंड के नेतरहाट पठार में जो है सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, तो इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा यह है नेतरहाट पठार। क्वेश्चन आता है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में क्या स्थान है, तो 14वां स्थान है झारखंड का जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो। अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है ये है कि तिलका मांझी का जो है जन्म स्थल कहाँ है, तो भागलपुर, अभी हमने देखा था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 ईस्वी में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। कहा जा रहा है कि हुल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हुल शब्द का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह। आपने देखा होगा कि संथाल विद्रोह जो है इसको हम लोग संथाल हुल भी कहते हैं। यहाँ पर हुल शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह। एक अन्य क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है कि किस विद्रोह को कार्ल मार्क्स द्वारा भारत की प्रथम जनक्रांति माना गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये भारत की प्रथम जनक्रांति है। एक और क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 75, जो कि है फूलो और झानो किनकी बहनें थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव की। ठीक है, ये सभी जो है आपस में भाई बहन थे। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव और फूलो झानो, ये सभी आपस में भाई बहन थे। एक अन्य क्वेश्चन है खैरवार आंदोलन कब हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में जो है ये खैरवार आंदोलन हुआ था और इसका नेतृत्व किया था भगीरथ मांझी ने। अगला क्वेश्चन आता है कि भगीरथ मांझी का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खैरवार आंदोलन। भगीरथ मांझी जो है इसका संबंध है खैरवार आंदोलन से। कहा जा रहा है कि बिरसा आंदोलन कब हुआ था, तो बिरसा आंदोलन हुआ था 1895 से 1900 ईस्वी में। ठीक है,
तो और इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? इसका नेतृत्व जो है ये किया था, इसको लीड किया था बिरसा मुंडा ने। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? तो बिरसा आंदोलन को जो है वो मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 आता है कि बिरसा आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खूंटी। बिरसा आंदोलन जो है इसका मुख्य केंद्र खूंटी था। कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थल कहाँ पर था? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थल है ये है उलीहातू तमाड़ में आता है, ठीक है, खूंटी जिला में पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 82 है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 ईस्वी में। कहा जा रहा है कि जतरा भगत का संबंध जो है किस आंदोलन से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन को जतरा भगत ने जो है ये प्रारंभ किया था, लीड किया था, और 1914 ईस्वी में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 84 नंबर क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन के सूत्रधार जतरा भगत का जन्म स्थल कहाँ पर है? ठीक है, किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में। जतरा भगत का जो जन्म स्थल है ये है गुमला जिला में, और ये किस प्रखंड में पड़ता है? तो बिशुनपुर प्रखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक अन्य क्वेश्चन है कि जयनाथ सिंह का संबंध जो है ये किस विद्रोह से था? तो जयनाथ सिंह का संबंध जो है ये भोक्ता विद्रोह से था। जयनाथ सिंह भोक्ता जो है ये पलामू के चेरो राजा के दीवान थे, तो इन्होंने भोक्ता विद्रोह को जो है लीड किया था। अगला क्वेश्चन है कि भोक्ता विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1771 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में ही ये भोक्ता विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और इसका केंद्र कहाँ पर था? तो भोक्ता विद्रोह का केंद्र जो है ये पलामू के एरिया में था। अगला क्वेश्चन है कि तिलका आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था? तिलका आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये संथाल परगना का क्षेत्र था, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा संथाल परगना। क्वेश्चन नंबर 89 आता है, हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका उत्तर है कोल्हान। हो विद्रोह जो है ये मुख्य रूप से कोल्हान क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, पोटो सरदार का संबंध किस विद्रोह से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हो विद्रोह। पोटो सरदार जो है ये हो विद्रोह से संबंधित है, और ये हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 1821 ईस्वी में हो विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि गंगा नारायण का संबंध जो है ये किस विद्रोह से है? तो भूमिज विद्रोह से। हमने देखा था कि भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा की जो संज्ञा है दी गई है अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि गंगा नारायण का संबंध किस विद्रोह से था? तो उसका उत्तर हो जाएगा भूमिज विद्रोह। क्वेश्चन है कि किस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा भूमिज विद्रोह। हम इसको देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंगराय मानकी सुरगा मुंडा का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोल विद्रोह। इनका संबंध जो है सिंगराय मानकी सुरगा मुंडा, इनका संबंध जो है झारखंड के कोल विद्रोह से है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कोल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 95 आता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दे दी गई थी? तो 1785 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? तिलका मांझी को फांसी दे दिया था भागलपुर में ही। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 आता है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो है स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98, छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर जो है जुएल लकड़ा है। जुएल लकड़ा ने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी में जो है थेबले उरांव ने किसान सभा की स्थापना की थी। इसी तरह से एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो थेबले उरांव इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने किसान सभा की स्थापना की थी। एक अन्य क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के जो संस्थापक थे ये थे बोनीफेस लकड़ा। क्वेश्चन नंबर 102, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 103 हम लोग देख लेते हैं, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन जो है ये कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 मई 1938 ईस्वी को। 31 मई 1938 ईस्वी को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का जो है ये गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 104 हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे थियोडोर सुरीन। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन का नाम बदलकर 1939 में आदिवासी महासभा कर दिया गया। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा जो था, इसका नाम बाद में बदलकर कर दिया गया आदिवासी महासभा। ठीक है, और आदिवासी महासभा के संस्थापक कौन बने। तो इसके संस्थापक जो थे ये थे जयपाल सिंह। इन्होंने ही आदिवासी महासभा की जो है स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया गया था। एक अन्य क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव ने जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी। एक अन्य क्वेश्चन है मरांग गोमके के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो जयपाल सिंह को जो है हम जानते हैं कि मरांग गोमके के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं कि किस गोलीकांड को आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। तो खरसावां गोलीकांड को जो है, खरसावां में जो गोलीकांड हुआ था, इसे आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा सेवा दल की स्थापना कब की गई है। तो इसका उत्तर है 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में बिरसा सेवा दल की स्थापना जो है ये की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। क्वेश्चन है हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ। तो हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ है 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 114 आता है कि झारखंड विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य के गठन के संकल्प को जो है ये कब पारित किया गया। तो बिहार विधानसभा द्वारा इसे पारित किया गया था 22 जुलाई 1997 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 115 झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका उत्तर है 9 अगस्त 1995। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था 9 अगस्त 1995 को। क्वेश्चन नंबर 116 झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन के उपरांत इसका जो अध्यक्ष है ये किन्हें मनोनीत किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन के उपरांत जो है इनका प्रथम अध्यक्ष घोषित किया गया था, मनोनीत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किनके द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। इन दोनों ने जो है संयुक्त रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो 1973 ईस्वी में झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1973 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 119 झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1987 ईस्वी। 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। अब देख लेते हैं हम लोग झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस, जेएसएससी की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। झारखंड के विभिन्न जनजातीय व्यवस्थाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस और साथ ही साथ झारखंड के जो आदिवासी विद्रोह के क्वेश्चंस को हमने देखा, ये सब क्वेश्चंस जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दोनों सेक्शन से। तो जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 120वां है ये झारखंड के विभिन्न जनजातीय व्यवस्थाएँ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है ये है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ा राजा। मुंडा शासन व्यवस्था में जो टॉप लेवल होता है ये होता है पढ़ा, और इसका जो प्रमुख होता है पढ़ा पंचायत का, ये कहलाता है पढ़ा राजा। क्वेश्चन नंबर 120वां आता है, 121वां आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रधान होता है ये होता है मुंडा। 122वां क्वेश्चन है कि मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का जो कार्य है ये क्या होता है। ठीक है, मुंडा का क्या क्या कार्य होता है। तो गांव के विवादों का निपटारा करना ये मुंडा का कार्य होता है, विधि व्यवस्था बनाए रखना भी मुंडा का कार्य होता है, और ग्रामीणों से लगान वसूलना। ये तीन कार्य जो है मुख्य रूप से ये तीन कार्य मुंडा का होता है कि गांव के विवादों का निपटारा करते हैं, विधि व्यवस्था को बनाए रखते हैं और ग्रामीणों से जो है लगान की वसूली भी करते हैं मुंडा। क्वेश्चन नंबर 123 मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाहन। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे हम लोग पाहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124वां आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांव को मिलाकर बनने वाली अंतर ग्रामीण पंचायत क्या कहलाती है।
तो हमने देखा कि ये कहलाती है पढ़ा, और इसका जो प्रमुख होता है ये होता है पढ़ा राजा। कहा जा रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो पढ़ा पंचायत जो होते हैं इसके प्रधान होते हैं मानकी, ठीक है, और इसका प्रमुख जो होता है ये होता है पढ़ा राजा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है मानकी और पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है ये होता है पढ़ा राजा। अगला क्वेश्चन आता है कि गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूजा पाठ और बलि चढ़ाने आदि के लिए पाहन को जो भूमि दी जाती है, लगान मुक्त भूमि, वो क्या कहलाती है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को जो भूमि दी जाती है किस कार्य के लिए, गांव में पूजा पाठ जो करते हैं उनके लिए, और बलि आदि जो चढ़ाने का कार्य करते हैं उनके लिए, तो पाहन को जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है ये क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डाली कटारी भूमि। ठीक है, तो ये भूमि कहलाती है डाली कटारी भूमि। क्वेश्चन नंबर 127 है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महतो। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रधान होता है ये महतो होता है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में हमने देखा था कि गांव का जो प्रधान होता है वो मुंडा होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान जो है ये महतो होता है। कहा जा रहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की भांति कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ा दीवान। ठीक है, पढ़ा दीवान इसमें सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या होता है। तो मुंडा के तरह ही, मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही जो है इसमें भी गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है ये होता है पाहन। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का जो सहयोगी है ये कौन होता है। तो गांव का जो प्रधान होता है वो होता है महतो और इसका सहयोगी होता है मांझी। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मांझी। क्वेश्चन नंबर 131वां हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्रामीण देवताओं को पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य कौन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैगा या वैद्या। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा या वैद्या का ये कार्य होता है कि वो ग्रामीण देवी देवताओं को जो उनकी पूजा करते हैं और उन्हें शांत करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है कि झारखंड की किस जनजातीय शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था माना जाता है। तो भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था माना जाता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। कहा जा रहा है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान है ये कौन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडा। मुंडा जो है ये गांव के प्रधान होते हैं और मानकी जो है इसमें सबसे ऊपर लेवल में होते हैं। कहा जा रहा है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पढ़ा का प्रमुख जो है ये कौन होता है। तो पढ़ा का प्रमुख जो है ये होता है मानकी और गांव का जो प्रमुख होता है वो होता है मुंडा। कहा जा रहा है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है वो होता है दिवरी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दिवरी। ठीक है, इससे पूर्व हमने मुंडा शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में देखा था कि इसमें गांव का प्रधान जो होता है ये होता है पाहन, मगर मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में इसे हम लोग दिवरी के नाम से जानते हैं। 135वां नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। अब जो है 136 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिवरी का जो सहयोगी है ये कौन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यात्रा दिवरी। यात्रा दिवरी जो है ये दिवरी का सहयोगी होता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हो। क्वेश्चन नंबर 138 है कि अंग्रेज अधिकारी ने मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मंजूरी दी है। ठीक है, तो थॉमस विल्किंसन, इन्होंने मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी इन्हीं के द्वारा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। अगला जो क्वेश्चन है ये है माझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो माझी परगना जो है ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को माझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा संथाल। अगला क्वेश्चन आता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है ये कौन होता है। तो इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ये होगा माझी। माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है वो होता है माझी। अगला क्वेश्चन आता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है। तो परगना का प्रधान कहलाता है इसमें परगनेत। ठीक है, तो गांव लेवल पर माझी जो है ये इसका प्रमुख होता है और परगना का जो प्रमुख होता है, परगना का जो प्रधान होता है ये होता है परगनेत। क्वेश्चन नंबर 142वां है माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। तो माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको नायके कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में माझी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा
मतलब उनके कार्यों का निपटारा जो है ये किनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर मांझी अनुपस्थित हो तो उनके कार्यों का निपटारा कौन करेगा मांझी परगना शासन व्यवस्था में? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रमाणिक। प्रमाणिक जो है ये मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन है 144, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंद्रा बेंसी। शिकार परिषद जो होता है मांझी परगना शासन व्यवस्था को, इसे हम लोग सेंद्रा बेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, परगनेत के स्तर पर जो मामले अनसुलझे रह जाते हैं, ठीक है, अनसुलझे मामलों की सुनवाई कहाँ की जाती है? तो परगनेत के स्तर पर जो मामले अनसुलझे रह जाते हैं इसे दिसुम परगना में सुनवाई के लिए भेज दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिसुम परगना। अगला क्वेश्चन है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था का सबसे कठोरतम दंड कौन सा है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिटलाहा। मांझी परगना शासन व्यवस्था का सबसे कठोरतम दंड जो है ये बिटलाहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़िया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 148, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूंट का अध्यक्ष जो है ये क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है खड़िया घाट। ठीक है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूंट का जो अध्यक्ष होता है ये होता है खड़िया घाट। क्वेश्चन नंबर 149, खड़िया जनजाति में ढोकलो शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो खड़िया जनजाति में ढोकलो शब्द का अर्थ है बैठक। और सोहोर जो है, सोहोर शब्द का अर्थ होता है अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ढोकलो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैठक। 150वां क्वेश्चन है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में राजा का खजांची जो है ये क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तिंजौकड़। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में राजा का जो खजांची होता है वो तिंजौकड़ होता है। 151वां क्वेश्चन है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाहन या तो कालो। इन्हें जो है गांव का धार्मिक प्रधान कहा जाता है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में। अब हम लोग विविध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये लाह उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में जो है देश में झारखंड का क्या स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान। झारखंड में जो है पूरे देश भर में सबसे अधिक लाह का उत्पादन किया जाता है। तो लाह उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का देश में सबसे पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 153, झारखंड से देश के लाह उत्पादन का कुल कितने प्रतिशत लाह का जो है उत्पादन किया जाता है? तो टोटल जो है 50%, पूरे देश के लाह उत्पादन के 50% का उत्पादन जो है मात्र झारखंड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 154, तसर रेशम का उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो झारखंड का जो है ये प्रथम स्थान है, देश भर में पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में देश के कितने प्रतिशत तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो लगभग 60% जो है ये तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है झारखंड में, पूरे देश भर के लगभग 60% का। अगला क्वेश्चन आता है कि तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है नगड़ी रांची। नगड़ी रांची में जो है तसर अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 157, झारक्राफ्ट का गठन जो है ये कब किया गया था? तो वर्ष 2006 में झारक्राफ्ट का गठन किया गया था। 158वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के समय कुल कितने जिले थे? ठीक है, तो झारखंड राज्य के गठन के समय टोटल कितने थे? तो 18 जिले थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है ये झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो पलामू प्रमंडल जो है ये झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पलामू प्रमंडल में जो है टोटल कितने जिले हैं? तो 3 जिले ही आते हैं। 161वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के कुल कितने राज्यों, झारखंड राज्य जो है ये कुल कितने राज्यों की सीमाओं को छूती है? तो 5 राज्यों की सीमाओं को छूती है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर में बिहार, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है और उत्तर पश्चिम में यहाँ पर जो है आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से जो है इन 5 राज्यों को स्पर्श करती है झारखंड। अगला क्वेश्चन है 162वां नंबर क्वेश्चन, किस जिले
किस जिले की सीमा जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है। कितने जिले की सीमा छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 जिले। ये 4 जिले कौन कौन से हैं, तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। इन 4 जिलों की जो सीमा है ये छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कौन सा एकमात्र जिला यूपी के सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा जिला जो है ये 3 राज्यों की सीमाओं को छूती है। पहला है बिहार, दूसरा है यूपी और तीसरा है छत्तीसगढ़। इन 3 जिलों की सीमाओं को, इन 3 राज्यों की सीमाओं को जो है गढ़वा जिला स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 164, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसका उत्तर है 760 मीटर। 165वां क्वेश्चन है, टांड और दोन से क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ क्षेत्र के जो ऊपरी भाग हैं इसको टांड कहा जाता है और दोन कहा जाता है निचले भाग को। अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड की नदियाँ। झारखंड की नदियों से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चंस जो है इस सेक्शन से आ ही जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। तो झारखंड की नदियाँ, आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है 166वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ये है कि झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जहाँ वर्षा ऋतु में नाव चला करती है, ठीक है, जिसमें नाव चलाई जा सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी में जो है ये नाव चलाई जा सकती है वर्षा ऋतु में। 167 क्वेश्चन है, ये है नदियों के प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक उत्तरवर्ती नदियाँ हैं और दूसरा दक्षिण या पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, ठीक है। कुछ नदियाँ ऐसे जो उत्तर की तरफ फ्लो कर जाती हैं और कुछ ऐसे जो पूर्व या दक्षिण की तरफ जो है फ्लो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। झारखंड की जो दामोदर नदी है ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका भी उत्तर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आ जाया करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नगड़ी, रांची। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल जो है ये नगड़ी, रांची में है। अगला क्वेश्चन है, बड़ाकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर का पठार पर है, ठीक है। तो बड़ाकर नदी जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 173, झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये नदी है स्वर्णरेखा, ठीक है। तो स्वर्णरेखा जो नगरी रांची से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बाकी जितनी भी झारखंड की नदियाँ हैं ये सभी किसी न किसी नदी के सहायक नदी के रूप में मिल जाती है और बाद में वहाँ से जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 174 है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिस्का, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है ये पिस्का में है। क्वेश्चन नंबर 175, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। दक्षिणी कोयल नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो शंख नदी निकलती है चैनपुर से, जो कि गुमला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 177 है, कौन सी नदी गोड्डा जिला के बांस पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो बांसलोई नदी ऐसी नदी है जो गोड्डा जिले से निकलती है बांस पहाड़ी से, तो इसका उद्गम स्थल जो है ये बांस पहाड़ी है और ये नदी का नाम क्या है, बांसलोई नदी। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी, दुमका में, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दुमका, दुधवा पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है 179वां नंबर, किस नदी को रामायण में सुमागधी के नाम से भी कहा गया है, सुमागधी कहा गया है, ठीक है। तो सकरी नदी का उल्लेख आपको रामायण में देखने को मिल जाता है, वहाँ पर इसे सुमागधी के नाम से भी पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सकरी नदी किस जिले से निकलती है, उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। सकरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये हजारीबाग जिले में है। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी की जो कुल लंबाई है ये कितनी है, तो इसका उत्तर है 784 किलोमीटर। सोन नदी जो है ये 784 किलोमीटर लंबी है। कहा जा रहा है कि सोन नदी किस नदी में जाकर मिलती है, ठीक है, यानी कि किसकी ये एक सहायक नदी है। तो सोन नदी जो है ये जाकर मिलती है गंगा में और वहाँ से फिर जो है ये गंगा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
अगला क्वेश्चन है 183 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी प्रमुख नदी जो है सोन की एक सहायक नदी है? तो इसका उत्तर है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल नदी जो है ये झारखंड की एक प्रमुख नदी है और ये सोन नदी की एक सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी क्या करती है, सोन नदी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड के किन जिलों में है? तो पलामू और गढ़वा, इन दो जिलों में, झारखंड के इन दोनों जिलों में सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो पुनपुन नदी जो है ये झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। इसका उत्तर हो जाएगा पलामू। अगला क्वेश्चन है कि पुनपुन नदी जो है ये किस नदी में जाकर मिलती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा गंगा। पुनपुन नदी जो है ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ठीक है, मार्ग बदलने के लिए जो है ये अपना रास्ता बार बार बदल लेती है। इसके लिए कौन सी नदी है जो ऐसा करती है, जो इसके लिए विख्यात है? तो ये जो नदी है ये है सकरी नदी। सकरी नदी जो है बार बार अपना रास्ता बदलती है, तो इसी के लिए जो है इसको जाना जाता है। तो इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा सकरी नदी। इसे बार बार मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचानन नदी जो है ये किस नदी में जाकर मिलती है? पंचानन या तो चानन नदी जो है ये सकरी नदी की एक सहायक नदी है और ये सकरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सकरी नदी। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है किस जिले पर स्थित है? तो दामोदर नदी जो है ये टोरी लातेहार से निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लातेहार। ठीक है, लातेहार के टोरी में। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो दामोदर नदी जो है ऐसी नदी है जिसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टोरी लातेहार से निकलती है ये और इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर। दामोदर जो है ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ाकर किसकी एक सहायक नदी है? ठीक है, कौन सी नदी की एक सहायक नदी है बड़ाकर? तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बड़ाकर नदी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की किस नदी के बारे में मान्यता है कि इस नदी में सोने का अंश पाया जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस नदी में जो है सोने का अंश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है ये है हुंडरू जलप्रपात का निर्माण किस नदी से हुआ है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। 195 नंबर क्वेश्चन, बराकर नदी किन जिलों से होकर बहती है? तो बराकर नदी जो है ये हजारीबाग से निकलती है और हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद होते हुए बहती है। अगला क्वेश्चन है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मयूराक्षी नदी जो है ये देवघर के त्रिकूट पर्वत से निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिकूट पर्वत, देवघर। अगला क्वेश्चन है कि मयूराक्षी नदी जो है ये किस नदी में जाकर मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हुगली नदी में। ठीक है, मयूराक्षी जो है ये बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है? अभी हमने देखा था कि झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जिसमें बरसात के ऋतु में नाव चला करती है ये है मयूराक्षी नदी। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मयूराक्षी नदी। बाकी जो झारखंड की नदियां हैं ये सभी पहाड़ी नदियां हैं। ठीक है, और इनमें नाव चलाना आसान नहीं होता है, तो इसलिए इसे हम लोग नौगम्य नदी नहीं कह सकते हैं। केवल मयूराक्षी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो नौगम्य नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शंख नदी के उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो शंख नदी जो है ये चैनपुर गुमला से निकलती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा चैनपुर गुमला। अब हम लोग झारखंड के जलप्रपात से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 200वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है कि जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राढ़ू नदी पर। जोन्हा जो है ये राढ़ू नदी पर स्थित है। 202 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये रांची का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दसम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांची नदी। दसम जलप्रपात किस नदी पर है? कांची नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 204, हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 74 मीटर। हुंडरू जलप्रपात जो है ये टोटल 74 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन है कि दसम जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, दसम जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई है 40 मीटर। गौतम धारा जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात की कुल ऊंचाई है 17 मीटर।
अगला क्वेश्चन है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसे लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थित है लातेहार जिले में। अगला क्वेश्चन आता है कि पंचघाघ जलप्रपात जो है ये किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खूंटी जिला। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में स्थित है। क्वेश्चन है कौन सा जलप्रपात रांची चाईबासा मार्ग पर करघा नदी के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात जो है ये रांची चाईबासा के रास्ते पर स्थित है, रास्ते में स्थित है करघा नदी पर, तो इसलिए इसका उत्तर जो है ये है हिरनी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 210, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गुमला। अब हम लोग झारखंड के गर्म जलकुंड से जो है ये जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सूर्यकुंड किस जिले में स्थित है? 211वां नंबर क्वेश्चन है, सूर्यकुंड किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग जिला। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा गर्म जलकुंड देश का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकुंड हजारीबाग। सूर्यकुंड हजारीबाग जो है ये देश का सर्वाधिक गर्म जलकुंड इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213, झरिया पानी जलकुंड जो है ये किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दुमका। दुमका में झरिया पानी जलकुंड जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है ये किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है धनबाद। धनबाद जिले में तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 215, तेतुलिया गर्म जलकुंड किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है धनबाद में और ये स्थित है दामोदर नदी के तट पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है 216, रानी बहाल और भूमका गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुमका जिला। ये दोनों गर्म जलकुंड जो है ये दुमका जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ताता पानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा लातेहार। ताता पानी गर्म जलकुंड जो है ये कहाँ पर है? तो लातेहार में। अब हम लोग झारखंड की सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218, कोनार बराज परियोजना किन जिलों की सिंचाई परियोजना है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोकारो एवं हजारीबाग। बोकारो और हजारीबाग इन दो जिलों की सिंचाई परियोजना को हम लोग क्या कहते हैं? कोनार बराज परियोजना। अगला है कि गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुमका। ठीक है, गुमानी जलाशय परियोजना कहाँ पर है? तो दुमका जिले में। क्वेश्चन नंबर 220, स्वर्णरेखा परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। लगभग बहुत सारे परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी पंचवर्षीय योजना के तहत, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये होगा पंचवर्षीय परियोजना। स्वर्णरेखा परियोजना जो है ये पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये कौन सी है? तो भारत की पूरे देश भर की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, DVC जिसे हम लोग जानते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये शुरू हुई थी और ये भारत की जो है ये पूरे देश भर की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222, दामोदर घाटी परियोजना का आरंभ जो है ये कब हुआ था? ठीक है, तो वर्ष 1948 में दामोदर घाटी का परियोजना का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन दो राज्यों की जो है एक संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन आता है कि चांडिल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, चांडिल बांध जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अब हम लोग झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 225 यहाँ पर, यह है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेतला में। झारखंड का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यह है बेतला में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि महुआ डांड अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा लातेहार। लातेहार जिले में महुआ डांड अभ्यारण्य जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तोपचाची अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ऑफकोर्स इसका उत्तर है धनबाद। ठीक है, धनबाद में जो है तोपचाची अभ्यारण्य स्थित है। कहा जा रहा है कि पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुमला जिले में। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गुमला जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उधवा झील पक्षी विहार जो है ये किस जिले में स्थित है? झारखंड के किस जिले में
उधवा झील पक्षी विहार स्थित है? तो साहिबगंज जिला, झारखंड के साहिबगंज जिले में जो है उधवा झील पक्षी विहार जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजमहल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो साहिबगंज जिले में ही उधवा झील पक्षी विहार भी है और राजमहल पक्षी विहार भी है। तो ये दोनों पक्षी विहार जो है ये साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला आता है कि तेनूघाट पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोकारो जिले में। बोकारो जिले में तेनूघाट पक्षी विहार आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232, तिलैया पक्षी विहार जो है ये किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा जिले में तिलैया पक्षी विहार स्थित है। अगला क्वेश्चन है ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो सरायकेला खरसावां जिले में ईचागढ़ पक्षी विहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 234, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो पालकोट वन्यजीव अभयारण्य जो गुमला में है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोडरमा। अब एक अन्य क्वेश्चन है 236 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर है वर्ष 1976। ठीक है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो कोडरमा में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1976 में। पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरिडीह जिले में। गिरिडीह जिले में पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान जो है ये किस स्थान पर स्थित है? तो और मांझी में है, रांची में, रांची जिले में, और मांझी में रांची के पास ही है। क्वेश्चन नंबर 239 है भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1954 ईस्वी में। वर्ष 1954 ईस्वी में भगवान बिरसा जैविक उद्यान इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है बिरसा मृग विहार कहाँ पर स्थित है? तो बिरसा मृग विहार जो है ये स्थित है कालामाटी में, जो कि खूंटी जिले में पड़ता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कालामाटी जिला खूंटी। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मृग विहार किन के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो सांभर और चीतल, इन दो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए यह जाना जाता है बिरसा मृग विहार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सांभर और चीतल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242, शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग में जो है शहीद निर्मल महतो पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुमका। दुमका जिले में जो है सिद्धू कान्हू पार्क स्थित है। अब हम लोग झारखंड राज्य में जो है आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं इसमें कम से कम एक क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो झारखंड में आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 244 ये है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ है वर्ष 2010 में 28 मई 2010 को। क्वेश्चन नंबर 245 देखते हैं कि वर्तमान में राज्य में आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो रांची में स्थित है ये सेंटर आपदा प्रबंधन का, और ये वर्तमान में जो है फिलहाल इसका संचालन किया जा रहा है स्किपा के द्वारा, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 246 आता है कि झारखंड राज्य के भूकंप प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो झारखंड राज्य में भूकंप से प्रभावित जो मुख्य जिले हैं ये हैं गोड्डा और साहिबगंज। अगला क्वेश्चन आता है कि झारखंड में किन की सहायता से राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी सहायता से झारखंड में राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में आर्थिक क्षेत्रों की वृद्धि हेतु मुख्यमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की जो स्थापना की गई है ये हुई है वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन है जेरेडा का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर है झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी, यानी कि झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यही जेरेडा है। अगला क्वेश्चन है कि जेरेडा का गठन कब किया गया था? 251वां नंबर क्वेश्चन है, उसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में दोस्तों जेरेडा का गठन किया गया था। राज्य जब बना उसके एक वर्ष के उपरांत जेरेडा का गठन हुआ है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 252, कौन सी रेखा झारखंड के बीचों बीच होकर गुजरती है? ठीक है, कौन सी अक्षांशीय रेखा जो है झारखंड के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है? तो ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये झारखंड के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। अब हम लोग झारखंड के खनिज संसाधन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है झारखंड के खनिज संसाधन, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये है, जादूगोड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो जादूगोड़ा क्षेत्र आपको ध्यान होगा कि ये यूरेनियम के लिए फेमस है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड देश के कुल पाइराइट के उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 95%। देश का जो कुल पाइराइट का उत्पादन है इसका लगभग 95% पाइराइट्स का उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य करता है? तो झारखंड करता है। कहा जा रहा है कि झारखंड जो है ये पाइराइट के उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का जो देश भर में है ये क्या स्थान है? तो 95% का उत्पादन करता है, इसका मतलब है इसका स्थान जो है प्रथम स्थान है। पाइराइट के उत्पादन के मामले में झारखंड का देश भर में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 256, अभ्रक के उत्पादन के मामले में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो अभ्रक उत्पादन के मामले में झारखंड का जो है देश भर में प्रथम स्थान है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड देश के कुल अभ्रक का कितना प्रतिशत का उत्पादन करता है? इसका उत्तर है 58%। देश भर में जितना अभ्रक का उत्पादन होता है इसका लगभग 58% अभ्रक जो है ये झारखंड से उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है, लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में झारखंड का देश में क्या स्थान है? तो लौह अयस्क के उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का जो है देश भर में ये 5वां स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वां स्थान। अगला क्वेश्चन है कि तांबा उत्पादन के मामले में जो है झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान है, किस स्थान पर आता है? तो तीसरे स्थान पर आता है। झारखंड में देश भर के तांबे के उत्पादन के मामले में जो है ये तीसरे स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 260, यूरेनियम उत्पादन के मामले में झारखंड देश में कौन सा स्थान पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान। ठीक है, झारखंड जो है ये देश भर के जितने भी यूरेनियम का उत्पादन होता है तो इसमें सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो झारखंड करता है, तो इसीलिए ये प्रथम स्थान पर है। 261 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड में मुख्य रूप से कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से जो झारखंड में लौह अयस्क पाया जाता है ये है हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262, क्रोमाइट के भंडारण में देश में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो क्रोमाइट के भंडारण में तीसरा स्थान है झारखंड का। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि झारखंड किस स्थान पर क्रोमाइट की खान है? ठीक है, झारखंड के किस स्थान पर क्रोमाइट की खान है? इसका उत्तर हो जाएगा जोजोहातू। ठीक है, झारखंड के जोजोहातू में क्रोमाइट की खान है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है? ठीक है, तो झारखंड के कोडरमा जिले में अभ्रक का जो है सर्वाधिक भंडार है। अगला क्वेश्चन है किसे भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है? ठीक है, तो कोडरमा जिले में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है, तो इसलिए इसे भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है, तो कोडरमा जिला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HEC यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये कहाँ पर स्थित है? तो HEC जो है ये झारखंड के रांची जिले में स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा रांची। अगला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो सिंदरी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंदरी। क्वेश्चन नंबर 268, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धनबाद। ठीक है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि सिंदरी में स्थित है, ये कारखाना किस जिले में स्थित है? तो सिंदरी जो है ये खुद धनबाद में है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा धनबाद। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड स्थित है रांची में, इसका उत्तर हो जाएगा रांची। 270 नंबर क्वेश्चन, बिहार स्पंज आयरन कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा चांडिल सरायकेला खरसावां में। 271वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस स्थान पर यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट स्थित है? तो यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये झारखंड के जादूगोड़ा में स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये स्थित है मूरी में। ठीक है, मूरी जो कि रांची में, तो यहाँ पर जो है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मूरी।
अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गोमिया। गोमिया में इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है ये स्थित है। 274 नंबर क्वेश्चन, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स, ठीक है, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स जो है ये किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पलामू। ठीक है, तो बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स पलामू जिले में स्थित है। तो ये मिनरल्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हमने देखा। अब हम लोग झारखंड के राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आ जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 275, झारखंड विधानसभा का स्वरूप कैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा एक सदनात्मक विधानसभा है। ठीक है, कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा जो है वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों कार्यरत है, वहाँ झारखंड में जो है विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? एक सदनात्मक विधानसभा। झारखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 82। झारखंड में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 82 है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना स्थान आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए जो है राज्य विधानसभा में 28 सीट जो है ये रिजर्व है। अगला क्वेश्चन आता है कि झारखंड राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है, 28 सीट्स जो है ये एसटी कैटेगरी के लिए और 9 सीट जो है ये एससी कैटेगरी के लिए झारखंड विधानसभा में रिजर्व्ड है, आरक्षित है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 279, झारखंड लोकसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं ये है 14। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि संसद की कुल सीटें कितनी हैं तो विधानसभा तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को मिला देंगे, हो जाएगा 14 और 6 20। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है झारखंड में वन संपदा से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये है कि राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वन क्षेत्र झारखंड के जामताड़ा जिले में है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल में जो है वन जामताड़ा जिले में स्थित है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा जामताड़ा। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में वनों का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवघर। प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम वन जो है देवघर में है। कहा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले में वनों का प्रतिशत जो है ये सबसे अधिक है? तो अगर प्रतिशत की हम लोग बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा लातेहार। लातेहार में जो है झारखंड के सबसे अधिक वनों का प्रतिशत है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284, कहा जा रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वनों का आच्छादन कितने वर्ग किलोमीटर में है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है पूरे देश भर में वनों का आच्छादन जो है ये कितना रहा है। तो ये वर्ष 2021 का जो रिपोर्ट है इसके अनुसार से झारखंड क्षेत्र में वनों का कुल आच्छादन जो है ये है 23,721.414 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है ये वनों से आच्छादित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29.76%। आपको याद रखना है कि लगभग 30% क्षेत्र पर जो है वनों का आच्छादन है, तो इसका एग्जैक्ट फिगर क्या है? तो 29.76। 286वां नंबर क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का कुल कितना क्षेत्रफल अति सघन वन से घिरा है? ठीक है, अति सघन वन से घिरा हुआ कुल कितना क्षेत्रफल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2601.05 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 287, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का कुल कितना क्षेत्रफल मध्यम सघन वन से घिरा है? ठीक है, तो मध्यम सघन वन से घिरा हुआ कितना वन क्षेत्रफल है तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9,688.91 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का कुल 12.16% ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्से जो है ये अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट से आच्छादित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.26%। क्वेश्चन नंबर 289, झारखंड में प्रमुखता से पाई जाने वाली पेड़ की प्रजाति शोरिया रोबस्टा, ठीक है, ये किस वृक्ष प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा साल या सखुआ। साल या सखुआ वृक्ष जो है ये झारखंड में प्रमुखता से पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना है, शोरिया, SHOREA, शोरिया रोबस्टा, शोरिया रोबस्टा। अब हम लोग झारखंड में प्रथम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि झारखंड में प्रथम कौन कैसे रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ कुल 11 क्वेश्चंस जो है ये यहाँ पर कुल 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 290 जो है जो होगा इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन ये है कि झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री प्रभात कुमार। ठीक है, कहा जा रहा है झारखंड राज्य के गठन के उपरांत राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, तो आप जान रहे होंगे बाबूलाल मरांडी। 292 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदर सिंह नामधारी। 293वां नंबर क्वेश्चन झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री विश्वेश्वर खां। ठीक है, ये झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर बने और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 18 नवंबर 2011 से 2000 से प्रारंभ हुआ, 18/11/2000 से, यानी 18 नवंबर 2000 से प्रारंभ हुआ और 22 नवंबर 2000 तक जो है इनका कार्यकाल चला, यानी कि 5 दिनों का कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी, तो जोबा मांझी, इसका उत्तर हो जाएगा जोबा मांझी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन बने, तो इसका उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता, ये झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 296 कि झारखंड राज्य गठन के उपरांत राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन बने, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी महान कैरे। क्वेश्चन नंबर 297 झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव जो है ये कौन बने, तो विजय शंकर दुबे जो है ये झारखंड के पहले चीफ सेक्रेटरी बने, पहले मुख्य सचिव बने। अगला क्वेश्चन आता है कि झारखंड के प्रथम लोकायुक्त जो है ये कौन बने, तो इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिस लक्ष्मण उरांव। ये जो है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 4 दिसंबर 2004 से प्रारंभ हुआ और 4 दिसंबर 2009 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। ये झारखंड के प्रथम लोकायुक्त बने। क्वेश्चन नंबर 299 झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन बनी, तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। ये झारखंड राज्य महिला आयोग की जो है प्रथम अध्यक्ष बनी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल जो है ये कौन बनी, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 300 है ये है द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी। तो ये थे झारखंड जीके से जुड़े हुए 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। अगर आप झारखंड जीके की तैयारी कर रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ एक संपूर्ण वीडियो सीरीज जो है ये चलाया जा रहा है, पूरा क्लास ही चलाया जा रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।